वेलकम टू जीनियस आईएएस। प्रीलिम्स अफेयर्स की जो हमने ये लेक्चर सीरीज शुरू की है उसके लेक्चर नंबर 5 पे हम पहुंच चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं हमारे उसमें, तो जैसा कि हमारा इस लेक्चर सीरीज में रहता है, हम किसी एक टॉपिक को पकड़ के चलते हैं और उसके आसपास के सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो जैसे हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो हमने टॉपिक क्यों पकड़ा है, तो हम देखेंगे कि रिसेंटली अगर हम देखें तो इसकी 21st समिट हुई है, और 21st समिट में अगर हम देखें तो इसका क्या हुआ है, इसने ईरान को जो है अपने अंडर एक कंट्री और ऐड कर लिया है। तो बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली हम देखेंगे हर एग्जाम में कभी ना कभी आता रहता है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। तो इसीलिए हम इस टॉपिक से शुरुआत करते हैं, और उसके बाद हम आज के टॉपिक में क्या करने वाले हैं, आज के टॉपिक में हम सेंट्रल एशिया को भी कवर करेंगे और इंडिया और चाइना से जो हमारे जो बॉर्डर रिलेशंस हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो एससीओ को, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को जब हम देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत करते हैं और देखते हैं तो क्या है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ये इसमें कितने मेंबर्स हैं, इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। टोटल अगर हम देखें तो सबसे पहले इसके मेंबर्स की हम बात करते हैं। मेंबर्स कितने हैं इसके अंदर, तो टोटल हमें दिखाई देंगे। अभी कुछ दिन पहले तक हम इन्हें पढ़ते आ रहे थे कि इसमें टोटल 8 मेंबर हैं, लेकिन अब आपको ध्यान देना है इसमें कि अब इसमें टोटल 9 मेंबर हैं, यानी कि 9 मेंबर्स हैं। जिसमें अगर आप ध्यान दें तो ईरान अभी रिसेंटली 2021 का जो इसका समिट हुआ है उसके अंदर इसको एडमिट कर लिया गया है, ऑफिशियली अप्रूवल मिल गया है कि ईरान अब से हमारा मेंबर है। तो ईरान इसका 9th मेंबर बन गया है। 9th मेंबर ईरान है, तो बाकी के 8 मेंबर कौन कौन से हैं, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो बाकी के 8 मेंबर्स देखते हैं तो हमारे कौन कौन से हो गए। सबसे पहले हम इंडिया, और दूसरा अगर हम देखें पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 2017 में ये मेंबर बने थे। कब बने थे, 2021 में ईरान बना है, और 2017 में अगर हम देखने की कोशिश करें तो कौन कौन से मेंबर बने हैं, इसके बने हैं इंडिया और पाकिस्तान। तो इंडिया कब एडमिट हुआ था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें पता होना चाहिए कि 2017 में हम इसके फुल मेंबर बन गए हैं, परमानेंट मेंबर बन गए हैं। इसके अलावा कौन से बच गए हैं, अभी हमारे 6 और बचे हैं। तो 6 कौन कौन से हैं, तो कजाकिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान हमारा आएगा, देन चाइना आएगा, देन उसके बाद किर्गिस्तान आएगा, और उसके बाद रशिया आएगा, और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसमें अगर हम देखें चाइना और रशिया को छोड़ दें, अगर हम चाइना को छोड़ दें, इसमें हम चाइना को छोड़ दें, रशिया को छोड़ दें, तो उसके बाद अगर हम देखें सेंट्रल एशिया के लगभग सारे कंट्रीज हैं सिवाय एक कंट्री के। तो वो कौन सा कंट्री है, तो हमारा जो तुर्कमेनिस्तान बच जाता है। तुर्कमेनिस्तान वाला कंट्री इसमें हमने नहीं कवर किया हुआ है, तुर्कमेनिस्तान इसमें हम कवर नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो तुर्कमेनिस्तान इसमें हमने कवर नहीं किया है। उसके अलावा 4 कंट्रीज जो हैं वो सेंट्रल एशिया के हैं। तो इसीलिए आज के टॉपिक में हम सेंट्रल एशिया को भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इसका संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कब फाउंड हुआ था। ये हमारा हुआ था 2001 में, हमने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम्स में अगर हम देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ एक ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर भी पता होने चाहिए। जिसमें इंडिया मेंबर है वो तो हमें पता होने ही चाहिए, क्योंकि जनरल एग्जाम में उसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, या फिर ज्यादातर के अगर हम देखें तो हेडक्वार्टर भी अगर हम देखें पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं, तो हेडक्वार्टर्स का भी हमें पता होना चाहिए। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर हम हेडक्वार्टर देखें तो कहाँ है, बीजिंग, चाइना में। और अभी करंट अगर हम देखें, करंट चेयर किसके पास है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमने देखेंगे कि करंट चेयर हमारी ताजिकिस्तान के पास यहाँ पे है। इसका जो समिट होता है वो एनुअली होता है, और इसकी जो चेयरमैनशिप है वो हर साल क्या होगी, रोटेशन बेसिस पे नेक्स्ट कंट्री के पास जाती रहेगी। इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसी में जब हम एससीओ की बात करते हैं तो एससीओ से रिलेटेड ही, एससीओ के अंदर ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम रेट्स के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन हमेशा इस तरह से आएगा कि रेट्स किस एसोसिएशन से एसोसिएटेड है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो रेट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलेंगे रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये किससे एसोसिएटेड है, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। इतना पता होना चाहिए। अब इस रेट्स का अलग यहाँ पे देखेंगे हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर अगर हम देखेंगे तो हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा उज्बेकिस्तान में, और इसका जिसकी कैपिटल है ताशकंद, तो ताशकंद में इसका
हेडक्वार्टर है। तो रेट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में। और रेट्स किसके अंडर ऑर्गेनाइजेशन है? एससीओ के अंडर है। इतना आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अब रेट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये भी इसका भी पूछा जाता है और इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं। तो रेट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर का जिसको हम देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जैसे नाम से पता लग रहा है, तो ये हमें कहाँ कहाँ हेल्प करेगा? ये इसके मेंबर्स को, जितने भी एससीओ के मेंबर्स हैं उनको हेल्प करेगा। कहाँ पे? एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और सेपरेटिज्म, इन तीन में यहाँ पे इनके खिलाफ लड़ने में हमारी रेट्स जो है सहायता करेगा, इनके मेंबर्स की सहायता करने वाला है। क्लियर है? इतनी चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब जो यहाँ पे अगर हम देखें, जो रेट्स के ऊपर जो हेड होंगे वो 3 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं हमेशा। जो भी इलेक्टेड बनेगा वो 3 साल के लिए हेड बनेगा। इसमें इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम इस एससीओ के बारे में जितनी हमने, अगर हम देखें एग्जाम स्पेसिफिक जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने जानने की कोशिश की। अब एग्जाम स्पेसिफिक के बाद अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या बचता है? अब हम देखेंगे हमारा जो सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। और सेंट्रल एशिया में अगर हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि सेंट्रल एशिया है क्या चीज, हम सेंट्रल एशिया किसे बोलते हैं। तो सेंट्रल एशिया को जानने से पहले सबसे पहले अगर हम देखें तो ये अगर हमारा एशिया का पार्ट है, ये हमारा एशिया का पार्ट है, तो इस एशिया में जो ऊपर का अगर हम देखें ये हो गया हमारा नॉर्थ एशिया। उसके बाद अगर हम देखें चाइना और इस साइड का पार्ट देखें, चाइना जापान साइड का पार्ट देखेंगे तो इसे हम ईस्ट एशिया में काउंट करते हैं। इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान को देखेंगे तो साउथ एशिया में काउंट करते हैं। और उसके बाद ये जो नीचे वाले कंट्री बच गए इसे हम काउंट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, साउथ ईस्ट, ईस्ट और बच गया साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट एशिया में टर्की वगैरह और ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं। और वहीं पे ये जो बीच का एरिया बच गया इसे हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया। इस सेंट्रल एशिया के अंतर्गत हम 5 कंट्रीज को काउंट करते हैं। कितनी कंट्रीज को? टोटल 5 कंट्रीज को काउंट करते हैं। तो कौन कौन सी 5 कंट्रीज हैं? तो ये हमारे सामने है। सबसे पहले अगर हम देखें तो कजाकिस्तान दिखाई देगी। उसके बाद अगर हम देखें तो किर्गिस्तान दिखाई देगी। उसके बाद अगर हम देखेंगे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारी यहाँ पे 5 हो जाएंगी। तो हमारी 5वीं कौन सी हो जाएगी? ताजिकिस्तान। 5वीं कंट्री कौन सी हो जाएगी? ताजिकिस्तान हो जाएगी। ये 5 कंट्री है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अंदर और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें एग्जाम से रिलेटेड पता होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो अगर हम पिछले क्वेश्चंस उठा के देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखें, तो अभी रिसेंटली ही अगर हम देखें यूपी पीसीएस में एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पे इन मिडिल ईस्ट बोल रहा हूं मैं, इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज की कैपिटल्स पूछ ली गई थी। उनको मैच द फॉलोइंग करवाया गया था। तो यहाँ पे इनकी कैपिटल्स जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या क्या कैपिटल्स हैं? कजाकिस्तान की क्या कैपिटल है? कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, जिसे हम नूर सुल्तान भी बोलते थे। इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? अस्ताना कर दिया गया है। नूर सुल्तान भी बोलते थे, इसी का नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया? अस्ताना। तो कजाकिस्तान की जो कैपिटल है अस्ताना है। उसके बाद अगर हम देखें किर्गिस्तान की कैपिटल ये हो जाएगी बिश्केक। और वहीं पे अगर हम देखें यहाँ पे ताजिकिस्तान की कैपिटल है वो दुशानबे। ताजिकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशानबे। और उसके बाद अगर हम देखें उज्बेकिस्तान की कैपिटल तो इसकी मिल जाएगी आपको ताशकंद। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद, जो हमने देखा था किसका? रेट्स। रेट्स का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। और उसके बाद अगर हम देखें तो तुर्कमेनिस्तान हमारा बचता है और इसकी कौन सी है? आशगाबाट हमारी इसकी कैपिटल हो जाती है तुर्कमेनिस्तान की। अब इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड यहाँ से हम क्या क्या ले सकते हैं? तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे एक सी दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम है एरल सी। क्या नाम है? एरल सी। बेसिकली तो लेक है लेकिन इसको हम सी बोल रहे हैं। यहाँ पे इसका नाम हम बोलते हैं एरल सी। एरल सी के बारे में क्या खास बात है? ये 2 कंट्रीज के बीच में, कौन कौन सी कंट्रीज है? वो दोनों कंट्रीज हमें पता होनी चाहिए, एक उज्बेकिस्तान और एक कजाकिस्तान। तो कभी भी आ जाए कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इन 2 के बीच में हमारा एरल सी आता है। एरल सी के बारे में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछा था यूपीएससी ने। इसके बारे में यूपीएससी ने अभी रिसेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखेंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। इसमें पूछा था कि इनमें से नीचे कुछ एक लेक्स और सीज का नाम दिया था और उनमें पूछा गया था कि इनमें से जो बहुत जल्दी श्रिंक हो रही है, बहुत जल्दी से सूख रही है,
तो ऐसी लेक या सी कौन सी है, तो वहां पे इसका आंसर था एरल सी। तो एरल सी के बारे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये बहुत तेजी से सूखती जा रही है, बहुत तेजी से सिकुड़ती जा रही है। तो ये इसके बारे में बड़ी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है। जब यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछता है तो स्टेट पीसीएस में उसके पूछे जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे एक और चीज दिखाई दे रही है जिसे हम बोलेंगे कैस्पियन सी। क्या बोलेंगे? कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी को हम सी तो बोल देते हैं, लेकिन बोलते हैं ये भी लेक है, ठीक है। तो लार्जेस्ट लेक अगर हम बोले तो वैसे कैस्पियन सी को हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक लेक ही है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? कैस्पियन सी बोल देते हैं। अब इसके चारों तरफ कितने कंट्रीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके चारों तरफ अगर कंट्रीज है तो उसका एक नेमोनिक्स आप याद कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं तारीख। तारीख से इसको याद कर सकते हैं। तो ये 5 कंट्रीज इसके चारों तरफ इसको कवर करते हैं, जिससे इनकी बाउंड्री टच होती है कैस्पियन सी से। तो कौन कौन सा है, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले टी से अगर हम देखें हैं तो टी से आ जाएगा तुर्कमेनिस्तान। टी से क्या बनेगा? तुर्कमेनिस्तान। उसके बाद ए से देखें तो ए से आपका बनेगा अजरबैजान। क्या बनेगा? अजरबैजान। आर से क्या बनेगा? आर से ये पूरा रशिया, अगर हम देखें यहां से ये पूरा रशिया इसको टच कर रहा है, ऊपर से पूरा रशिया आया हुआ है, रशिया आ जाएगा। आई से अगर हम देखने की कोशिश करें तो आई से आपको ईरान दिखाई देगा, नीचे यहां पे ईरान दिखाई देगा। और के से आपको क्या दिखाई देगा? कजाकिस्तान दिखाई देगा। तो ये 5 कंट्रीज हमें इसके बारे में पता होने चाहिए। अब हमने इसको देखा, हमने सेंट्रल एशिया को देखा। अब उसके बाद एससीओ में एक कंट्री था जिसको हम बोलते हैं चाइना। तो चाइना से हम हमारे कुछ बॉर्डर के जो हम डिस्प्यूट्स हैं उसको भी देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है, जो हमारे इसके चाइना के साथ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो चाइना के साथ कहाँ कहाँ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं आपको सबसे पहले तो पता होने चाहिए। एक तो ये जो रेड में जो मैंने एरिया दिखाया हुआ है, बेसिकली ये हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है, ये जिसको हम बोलते हैं अक्साई चीन। यहाँ पे भी अगर हम देखें ये भी हमारा डिस्प्यूटेड एरिया हो जाता है। और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो जाता है, ये हमारा चाइना के साथ डिस्प्यूटेड एरिया है। अगर हम देखें तो टोटल अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, हमारी बाउंड्री कहाँ से कितनी इसमें टच होती है उसका भी आइडिया होना चाहिए। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से बेसिकली स्टेट यहाँ टच करते हैं चाइना से, उसके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो कौन कौन से स्टेट हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखने की कोशिश करें, यहां से शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले चाइना से क्या टच हो रहा है, तो सबसे पहले हो रहा है हमारा लद्दाख, यूटी, यूनियन टेरिटरी कौन सा? लद्दाख हमारा टच होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो अक्साई चीन यहीं पे लद्दाख में, लद्दाख से हमारा टच होता है। तो यहाँ पे हमारा चाइना आ गया। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश दिखाई दे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको उत्तराखंड दिखाई दे जाएगा, यहाँ आपको सिक्किम दिखाई देगा, और यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा। तो ये सारे स्टेट और यूटीज आपके यहाँ पे टच होते हैं। तो टोटल देखें 1 2 3 और 4 हमारे स्टेट हो गए और 1 यूटी हो गया। इतना इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या डिस्प्यूट है उसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। पहले तो एक बाउंड्री को अगर हम देखें तो हमने इसको 3 हिस्सों में बांटा। एक बांटा ईस्टर्न सेक्टर, जिसको हम यहाँ बोलते हैं, ये हमारा ईस्टर्न सेक्टर है। इसको अगर हम देखें तो 1346 किलोमीटर का यहाँ पे आता है, जहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई देगा? सिक्किम दिखाई देगा और अरुणाचल प्रदेश दिखाई देगा। फिर आपको दिखाई देगा एक मिडिल सेक्टर। तो मिडिल सेक्टर कहाँ पे है? 545 किलोमीटर का, ये आपका मिडिल या फिर सेंट्रल सेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे क्या क्या थे? यहाँ पे आपने क्या क्या देखा था? हिमाचल प्रदेश देखा था और उत्तराखंड देखा था। और उसके ऊपर सबसे ऊपर हम क्या देखेंगे? लद्दाख से हम जो टच होता हुआ एरिया देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। ये हमारा बनता है टोटल 1597 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी चीजें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब चाइना से क्या डिस्प्यूट है, हुआ क्या था? जब चाइना से हमारी बाउंड्री का सेटलमेंट का टाइम आया था तो वहां पे क्या आया था? तो बेसिकली क्या आया था? मैकमोहन कमीशन में अगर हम देखें तो मैकमोहन लाइन का यहाँ पे वो होता है, मैकमोहन लाइन बनाई गई थी, जो ये बोला गया था कि इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है उसका नाम दे दिया गया मैकमोहन लाइन। और उसी मैकमोहन लाइन को अगर हम देखें तो कौन से कन्वेंशन से हुआ था? तो यहाँ पे अगर हम दिखाई दे तो 1914 में जो कन्वेंशन था, 1914 कन्वेंशन था, इसको साइन किया गया था, जिसमें इंडिया और चाइना की बाउंड्री को डिसाइड किया गया था। लेकिन चाइना ने इसको कर दिया कि हम नहीं मानेंगे, हम इस मैकमोहन लाइन को इलीगल मानते हैं, इसको अनएक्सेप्ट करते हैं, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इन्होंने बोला, जो तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव था जिसने 1914 का कन्वेंशन जो साइन किया था, कन्वेंशन जो इसने साइन किया था, उसके पास चाइना की तरफ से ऐसा कोई राइट नहीं था कि वो हमारी तरफ से साइन कर दे।
जो तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव आया था जिसने 1914 कन्वेंशन साइन किया, तो चाइना ने क्या बोला कि उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं था कि वो हमारी तरफ से उसको साइन कर दे, इसीलिए वो इस मैकमोहन लाइन को इलीगल मानते हैं और अनएक्सेप्टेबल मानते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसी को थोड़ा सा और क्लियरली अगर हम देखें तो यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हम बात करते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो वो एक लाइन भी होती है जिसको चाइना क्लेम करता है कि यहां तक इंडिया है। ठीक है, तो वो चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर हम देखें तो ये जो रेड में जो लाइन दिखाई दे रही है, ये जो रेड में लाइन दिखाई दे रही है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लेकिन अगर हम देखें तो चाइना क्या क्लेम करता है? चाइना बोलता है नहीं, ये हमारे यहाँ पे ये बाउंड्री है। तो इतना एरिया चाइना क्या बोलता है अरुणाचल प्रदेश का कि ये हमारा एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये डिस्प्यूट चल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अक्साई चीन का एरिया भी जो डिस्प्यूटेड है यहाँ पे। तो इन सबको और थोड़ा सा और क्लियरली देखते हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश को देख लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में ये हमारी मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन जो हम क्लेम करते हैं कि यहाँ तक इंडिया है, लेकिन चाइना इसे नहीं मानता है। चाइना इस बाउंड्री को मानता है और ये बोलता है कि ये पूरा चाइना का एरिया है, इसलिए यहाँ पे लड़ाई चलती रहती है। इसीलिए यहाँ पे अगर हम कहें तो चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट है। और उसके आगे अगर हम देखने की कोशिश करें तो इसको देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटेड रीजन से आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर की कहानी समझ में आ जाएगी अगर इन मैप को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये ग्रे में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर है। अभी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है इसको। ये वाला एरिया अगर हम देखें, ये वाला और ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कौन सा है? जिसको अभी चाइना एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। और ये वाला अगर हम देखें, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है। लेकिन क्लेम कौन कौन क्या क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले कि इंडिया क्या बोलता है? हम क्या बोलते हैं कि हमारा तो ये पूरा ही है, ये जो पूरा एरिया है ये हमारा है, ये पूरा एरिया ये हमारा है। लेकिन पाकिस्तान क्या बोलता है? पाकिस्तान बोलता है चाइना वाले पे तो हाथ नहीं डालेंगे, लेकिन जो इंडिया के पास है वो हमारा है। तो ये इस पूरे एरिया को पाकिस्तान बोलता है हमारा। और वहीं पे अगर चाइना की बात सुने तो चाइना क्या बोलता है? चाइना बोलता है कि ये वाला एरिया ये हमारा है। इसमें से अगर इस एरिया की बात की जाए, यानी कि इस एरिया की बात की जाए, तो ये एरिया कौन सा है? ये एरिया वो है जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था अपनी तरफ से 1963 में। पाकिस्तान ने चाइना को 1963 में जो एरिया दे दिया था वो ये वाला एरिया है। ठीक है, और उसके बाद ये अक्साई चीन जो इन्होंने जो हमारा जो चाइना के साथ डिस्प्यूटेड एरिया है, इतना इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी नॉलेज के साथ अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो इसमें एक चीज और हमें न्यूज में दिखाई देती है और जो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमें आजकल दिखाई देता है वीगर मुस्लिम्स। क्या दिखाई देता है? वीगर मुस्लिम्स। तो इस वीगर मुस्लिम्स का भी हमें पता होना चाहिए कि ये क्या सीन है और कैसे इसका क्या हो रहा है, वीगर मुस्लिम्स कहां से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले वीगर मुस्लिम्स को अगर हम देखें, ये वीगर मुस्लिम्स कहां से हैं? ये हैं बेसिकली सिंजियांग रीजन से। कौन से रीजन से? सिंजियांग रीजन से। और ये सिंजियांग रीजन या फिर इसको क्या बोलते हैं? सिंजियांग ऑटोनॉमस रीजन, ये चाइना का पार्ट है। किसका पार्ट है? चाइना का पार्ट है। तो क्वेश्चन जो ये बेसिकली क्यों न्यूज में है? क्योंकि यहाँ पे ये वीगर मुस्लिम्स रहते हैं, इसी सिंजियांग रीजन में वीगर मुस्लिम्स रहते हैं। और इसी यहाँ पे अगर हम देखें तो चाइना इनके ऊपर बहुत ज्यादा ब्रूटल फोर्स यूज करता है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनका कोर्शन के द्वारा या फिर हम कहें कि कहीं ना कहीं परसिक्यूशन हो रहा है। ठीक है, इनके ऊपर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं चाइना के द्वारा। कहीं कहीं जीनोसाइड की भी बात सुनाई देती है कि यहाँ पे जीनोसाइड की भी न्यूज हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो इतना सारा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सिंजियांग रीजन में ये जो वीगर मुस्लिम्स हैं, ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सिंजियांग प्रोविंस। कहाँ का? चाइना का। ये कहाँ से है? ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडिया से भी टच होता है, हमारे इंडिया से भी ये टच होता है सिंजियांग प्रोविंस। तो इसलिए हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है और न्यूज में है इसलिए भी जानना जरूरी है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जो वीगर मुस्लिम्स है वो कहाँ से हैं, या फिर सिंजियांग प्रोविंस कहाँ पे है, या फिर इंडिया के उसमें हम देख सकते हैं कि इंडिया से सिंजियांग प्रोविंस टच करता है कि नहीं करता, और अगर करता है तो कहाँ से टच करता है। तो वो भी हमने देखा कि यहाँ पे लद्दाख से हमारा टच कर रहा है। तो इतना हमें इसके बारे में
आइडिया होना चाहिए। तो इसी के साथ हमने क्या क्या देखा है, तो हमने एससीओ के बारे में देखा, उसके बाद रेट्स के बारे में देखा, और उसके बाद हमने सेंट्रल एशिया के बारे में जानने की कोशिश की, और सेंट्रल एशिया के बाद हमने चाइना से हमारे जो टेरिटोरियल या फिर अगर हम कहें बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो चल रहे हैं उसको जानने की कोशिश की। और इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहाँ समाप्त करते हैं, और ऐसे ही आपके लिए और सारी सीरीज लाते रहेंगे जो हमें प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा फायदेमंद हमारे लिए रहने वाली है। थैंक यू।